बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे सियासत का करप्शन, ईडी और सीबीआई का एक्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के जरिए तीसरा समन भेजे जाने के बाद इस मामले पर सियासत फिर से तेज हो गई है। जहां एक तरफ दिल्ली के सीएम ने जो है वो समन का जवाब 5 पन्नों के जरिए दिया, एक खत लिखा 5 पन्नों का और उसके जरिए जवाब दिया। और जवाब में सवाल पूछे गए, कहा गया ईडी से कि भाई आप बताइए कि आपके सवालात हैं क्या, यानी सवाल लिख करके भेजिए, मैं नहीं आने वाला जवाब देने के लिए। जब जवाब गया, चीफ मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद बीजेपी इस मसले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब पॉलिसी करप्शन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी के एक्शन पर कई तरह के जो है वो कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कल देर शाम की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स और दिल्ली हुकूमत के कई मिनिस्टर्स ने ट्वीट कर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का अंदेशा जताया था। और उसमें कहा गया था, ट्वीट में जो लिखा गया था कि आज सुबह यानी जुमेरात की मॉर्निंग में ईडी जो है वो रेड करेगी सीएम हाउस पर और उन्हें वहां से गिरफ्तार कर सकती थी या करेगी। इस तरह का अंदेशा जो है वो लगातार कल शाम को एक के बाद कई सारे ट्वीट्स आए थे, उसमें जताया गया था। हालांकि ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की तमाम खबरों को अफवाह बताया गया। खबर है कि ईडी की तरफ से केजरीवाल को चौथा समन भेजा जा सकता है, उसकी तैयारी हो रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने, आज सुबह की बात अगर हम करें, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद केजरीवाल का जो घर है उसके मेन गेट पर तमाम तरह के हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए थे। क्योंकि कल की खबरों के बाद, कल शाम के ट्वीट के बाद जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, ऐसा मतलब अंदेशा जताया जा रहा था कि कहीं वो वहां तक ना पहुंचे, पुलिस की कहीं झड़प ना हो, तो बहरहाल वो हिफाजती इंतजाम जो हैं वो किए। अब मसला जो है वो कई सारी बातें हो गई हैं कि आखिर इस तरह की अफवाह, चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की अफवाह किसने फैलाई, क्यों फैलाई, क्या जानबूझ करके ऐसा किया गया था या असल मसला क्या था, क्या मकसद था इसके पीछे। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात बने और वहां से भी कुछ ऐसी खबरें आई कि ईडी जो है वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर सकती है। बहरहाल आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ईडी और सीबीआई समेत ज्यादातर जो एजेंसियां हैं उनके काम करने के तौर तरीकों पर आज कल जो है वो सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, निशाने पर अक्सर अपोजिशन पार्टियां ही क्यों हैं या उनके लीडर्स ही क्यों हैं। इसके सियासी पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर चूंकि आम इंतखाबात जो हैं वो नज़दीक हैं और जब भी ऐसा माना जाता है कि जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो ईडी और सीबीआई जो है वो ज़्यादा एक्शन में या ज़्यादा एक्शन मोड पर जो है वो नज़र आती है। इस पर सवाल उठते हैं, अपोजिशन पार्टी अक्सर ऐसी बातें करती है। तो बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के लीडर यासिर जिलानी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी की तर्जुमानी करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीनाक्षी शर्मा जी, कांग्रेस से पवन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीनियर एडवोकेट जयबीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं जो फॉर्मर चेयरमैन है बार काउंसिल दिल्ली के। आप सबका मैं इस्तेमाल करता हूं। तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ रहेंगे अगले 1 घंटे तक, एक एक करके हम सबसे सवाल पूछेंगे। और पहला सवाल यासिर जिलानी जी आपसे, ईडी और सीबीआई का जो काम करने का तौर तरीका है इन दिनों, उसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और एक तरफा कार्रवाई कर रही है। खुर्शीद भाई, सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मैं सलाम करता हूं आपको और मुबारकबाद देता हूं कि बहुत लंबे समय के बाद हम लोग एक दूसरे से आमना सामना हो रहे हैं। और देखिए, जो सवाल है आपका, हाँ, वो अब आप बताएं कि एजेंसी साक्ष्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पे किसी भी अपराध में मुलविस किसी व्यक्ति को कॉल करती है या शक के आधार पे या उनका कहीं ना कहीं कोई इस तरह का मसला हो कि कोई पहले से जो लोग अरेस्ट हैं, जिनके बड़े बड़े नेता अरेस्ट हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, उसके बाद भी विजय नायर का नाम आ रहा है, सी अरविंद, जो जिस तरीके की बात उन्होंने जो लिंक बताया है, उसके बाद आपने लगातार बहाना बनाया। आपने पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव का बहाना बनाया, फिर आपने विपाशना का बहाना बनाया, फिर आज आपने एक बड़ी इमोशनल स्टोरी अपने मैसेज के थ्रू देने की कोशिश करी, लेकिन वो बाद में शायद डिलीट हो गया था। मुझे जानकारी जहां तक मिली है वो उन्होंने डिलीट कर दिया था मैसेज। क्यों किया ये समझ से परे। तो आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? क्या एक बात बताएं कि जो एजेंसी है
प्रीमियम एजेंसी आपको तय करेंगी कि क्वेश्चन वो क्या पूछेंगे, कि एजेंसी पूछेगी आपसे सवाल। ये तो कोई मतलब नहीं होता। और आप इतने बड़े कानूनविद भी बन गए कि आपको वो जो क्वेश्चन है वो आपको लग रहा है या सम्मन जो हो रहा है वो इलीगल है। ये कैसे आप तय आपने कर लिया कि जो ईडी आपको कॉल कर रही है तो इलीगल तरीके से कॉल करी? आपके तमाम जो साक्ष्य है शराब घोटाले में वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और आपने एक बड़ा प्रोपेगेंडा पूरी आम आदमी पार्टी सुबह से चला रही थी, सुबह 6 o'clock इन द मॉर्निंग, कि अरविंद केजरीवाल के घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, किसी वक्त गिरफ्तारी हो जाएगी। आप उसको क्रैक कर रहे हैं। आप उनके जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह ईडी के लगा रहे हैं। हाँ। ईडी के सूत्रों का जब बयान आया है, अधिकृत बयान, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। तो आप पहले से क्यों डरे हैं? और फिर आप एक बात बहुत खतरनाक कही है भाई, आज वो कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ को भी जो है वो फूक फूक करके पीता है। तो वो पहले ही 2 हो चुके हैं, है ना। मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह अंदर है, तो फिर उनको भी बुलाया गया था पूछताछ के लिए। तो जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं वो तो शक व शुबात तो रहेंगे ना। खुर्शीद साहब, आप तो सहाफत के बड़े नाम है। आपकी सहाफत और आपका जो काम करने का तरीका है, बड़ा रिसर्च के साथ आप काम करते हैं जी। बिना एविडेंस के आज के दिन में किसी को आप गिरफ्तार कर सकते हैं क्या? वो भी ऐसे पार्टी के लोगों को जिनके डीएनए में बवाल है, जिन्होंने आजादी का जो सबसे खूबसूरत दिन के 2 हमारे अहम दिन होते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त, उस दिन को भी उन्होंने बवाल की तरह इस्तेमाल किया हुआ। ये भारत और दिल्ली जानती है। ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी फाइलें लेके बड़े बड़े नेताओं के घूमा करते थे और अपने बयान में कहते थे कि हम आएंगे तो अगर पूछताछ कोई नहीं करेगा तो हम खुद गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ। आज जब एजेंसी उनसे कह रही है कि आप आइए, रिक्वेस्ट कर रही है, चौथा सम्मन जाने वाला है। हाँ। आप पहले से ये तय कर लिया है कि आपको गिरफ्तार अगर होंगे तो आपको डर है, आपके मन में चोर है, और चोर जो है वो शोर मचाता है, और ये लोग शोर मचा रहे हैं। अगर आपके मन में आप बहुत ही नीट क्लीन हैं, आप एकदम, आपको यकीन है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाइए ना एजेंसी तो जवाब दीजिए सवालों के। बिल्कुल ठीक है मीनाक्षी जी, सवाल यही है कि भाई देखिए, एक तो कल जो है वो एक के बाद एक हमने ट्वीट्स पढ़े हैं, उसमें आतिशी जी हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका भी ट्वीट था, सौरभ भारद्वाज का भी ट्वीट था, और बहुत सारे लीडर्स का, जो पार्टी लीडर हैं उनके भी ट्वीट्स थे। और ऐसा लग रहा था कि जो मतलब कल सुबह क्या होने वाला है दिल्ली में, क्या चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो जाएंगे, तमाम तरह की जो है वो क्या था, वो मतलब क्यों ऐसा किया गया, कहां से इनपुट्स थे, या फिर जो है वो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। ये बड़ा सवाल है, हर कोई जानना चाहता है कि ऐसे इनपुट्स आए कहां से थे, मतलब आम आदमी पार्टी के पास, कि भाई वो इस तरह की खबर फैला दी गई। और तमाम जो है वो एजेंसीज भी, पुलिस जो है, मतलब दिल्ली पुलिस और दूसरे लोग भी वो परेशान हो गए कि होने वाला क्या है आखिर। देखिए खुर्शीद जी, जो खबरें मिली होंगी वो सूत्रों के से ही मिली होंगी, तभी हमने ट्वीट किया है, और सूत्रों को बताया नहीं जाता, आपको भी पता है बहुत अच्छे से। अगर हम अपने सूत्र बता देंगे तो फिर हमें आगे से कैसे खबरें मिलेंगी? आप भी अपने सूत्र नहीं बताते होंगे जब आपको खबरें मिलती होंगी कहीं से। तो दूसरी चीज ये है कि अभी बात चल रही थी, तो मतलब सूत्र आपके खराब निकले इस बार, जो है वो सब जो खबरें जो दी गई आपको झूठी थी। हो सकता है उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया हो, जब खुलासा हो गया तो कैंसिल कर दिया होगा। उन्हें लगा होगा कि भाई अब ट्वीट्स वगैरह हो गए तो अब तो इसको कैंसिल कर डिले कर देते हैं। बहुत सारी चीजें अब चलती रहती है वो सब चीजें। खुर्शीद जी, मैं जिलानी साहब को बात का जवाब देना चाहूंगी। देखिए 2 साल हो गए इस केस को, सब जानते हैं। 2 साल के अंदर 500 अधिकारियों ने न जाने कितनी रेड करी, हमारे कितने सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कितनी सारी गिरफ्तारियां करी, लेकिन आज तक एक सबूत नहीं लेकर आ पाए, एक पैसे का करप्शन साबित नहीं कर पाए। अगर करोड़ों का घोटाला हुआ है तो आप पैसे हवा में तो गएंगे नहीं होंगे कहीं पर। तो चल 2 साल के अंदर ईडी, सीबीआई, इतनी एजेंसियां पीछे लगा दी गई, उन्होंने इतनी रेड करी, आज तक उन्हें कुछ क्यों नहीं मिला? क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से बदनाम किया जाए और उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य में तो वो चुनकर आ भी नहीं सकते। दिल्ली और पंजाब की जनता उनके काम को सराहती है, उनकी ईमानदारी को सराहती है। उन्होंने
8 सालों में वो करके दिखाया जो आज तक की सरकारें नहीं करके दिखा पाई। उन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए। लोग उन पर विश्वास करते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा है तो करके दिखाएंगे। मोदी जी की तरह नहीं कि अभी राजस्थान में सवाल यहाँ पर यही है कि भाई अगर कोई करप्शन, ठीक है आपकी बात ठीक है, मगर सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है ना कि अगर कोई करप्शन नहीं हुआ, चूंकि चीफ मिनिस्टर ने भी आज ये बात कही है कि कोई करप्शन हुआ नहीं, और अगर करप्शन हुआ होता तो पैसे होते, तो पैसा कहां गया उसका, खुद चीफ मिनिस्टर इस बात को कह रहे थे, और वो अपने उनके बयान थे, वो बीजेपी पर कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो मुझे, उनका मकसद है गिरफ्तार करना और कहीं ना कहीं चुनाव भी है। मगर सवाल यहां पर यह भी उठता है कि भाई जब कोई करप्शन हुआ नहीं, चीफ मिनिस्टर कहीं इन्वॉल्व नहीं है, कहीं मुलविस नहीं है, तो फिर वो डर किस बात का है? वो जवाब जो है दे दे, लिखित में जवाब दे दे या पेश होकर के जवाब दे दे। तो मतलब ये एक आम आदमी के भी जहन में ये सवाल है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं दिल्ली के बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि जब चीफ मिनिस्टर नीट एंड क्लीन है तो जा करके जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, हम सुशील जी कभी भी जांच से आज तक घबराए ना कभी घबराएंगे, और आपको भी पता है कि 8 महीने पहले खुद मतलब मुख्यमंत्री जी सीबीआई के बुलाने पे भागे, उन्होंने सवाल के उन्होंने जवाब दिए उनको जी। लेकिन जब ईडी का समन आया और वो गैरकानूनी तरीके से आया, उन्होंने पूछा कि भाई आप किस हैसियत से मुझे गवाह के हैसियत से बुला रहे हैं, सीएम के हैसियत से बुला रहे हैं, किस उससे बुला रहे हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। तो क्या ईडी को जवाब नहीं देना चाहिए था? हम तो कह रहे हैं कि आप लिखित में पत्र भेजिए, हम आपको सारे जवाब देते हैं, हम तो लिखित में जवाब देने के लिए तैयार है। हम कहाँ पीछे हट रहे हैं, हम कहाँ घबरा रहे हैं? घबरा तो ये लोग रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए हैं, इन्हें पता है कि भैया हम अरविंद केजरीवाल के कामों को कॉम्पीट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और उनकी ईमानदारी को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है ताकि लोकसभा इलेक्शन में वो कैंपेन ना कर पाए, इसीलिए जानबूझकर गैरकानूनी समन भेजे जा रहे हैं बार बार। पवन पटेल जी, इसका सियासी कनेक्शन क्या है? चूंकि ये अपोजिशन की तरफ से हमेशा इस तरह के जो है वो इल्जाम लगते हैं, और ये खाली अभी नहीं जब एनडीए की हुकूमत है, बल्कि जब यूपीए की हुकूमत थी तब भी जो है वो ईडी, सीबीआई या जितनी भी एजेंसीज होती थी वो अपना काम करती थी। उनको इनपुट्स मिलते हैं अलग अलग जो है सोर्सेज, जैसे पत्रकारों के होते हैं, सहाफियों के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, वैसे एजेंसियों के भी होते हैं, सबको पता है। तो वो इनपुट्स मिलते थे, उसके बिना पर वो कार्रवाई करती थी या शिकायतें डायरेक्ट मिलती थी। वैसा ही अब हो रहा है। तो अब उस वक्त जो है बीजेपी या जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई होती थी वो इल्जाम लगाते थे कि जो है वो दबाव में काम कर रही है ईडी और सीबीआई। अब जो है वो अपोजिशन पार्टियां, जिसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, शिवसेना भी, अलग अलग पार्टियां हैं, वो ये इल्जाम लगा रही हैं। इसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? और 2014 से क्या कुछ कनेक्शन जो है, जो इंतखाबात 2024 के जो आम इंतखाबात होने वाले हैं, क्या उनसे भी कोई कनेक्शन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो भी काम होते हैं उसका कनेक्शन सीधे सीधे चुनाव से होता है जी। और पहले भी इस टाइप के इल्जाम लगते आ रहे होंगे, लेकिन पहले और अभी में जमीन आसमान का अंतर है। ईडी सीआईडी पहले किस तरह करती है, जब किस तरह करती है, पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है, हर व्यक्ति जानता है। सिर्फ अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहती है। वो आम आदमी की आवाज दबाना चाहती है, हर व्यक्ति स्वतंत्रता से अपनी आवाज नहीं कह सकता, उसके लिए इस टाइप से इन सब चीजों का दुरुपयोग करती है। और भारतीय आज तक हमें यह समझ में नहीं आया कि के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा सेंसर है, कौन से ऐसे उसको इनपुट मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी पदाधिकारी, कोई भी सांसद, कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर सीबीआई जाती नहीं है। सिर्फ विपक्ष के लिए सीबीआई काम कर रही है, विपक्ष के लिए ईडी काम कर रही है। ये सोचने वाला विषय है ना कि हर व्यक्ति के साथ ये तो एजेंसियां है, ये तो निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, न सरकार न विपक्ष, किसी से इनको ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का ये व्यवहार होती है कि सरकार के साथ इनका रवैया अलग रहता है, विपक्ष के लिए इनका रवैया अलग रहता है, तो हर व्यक्ति का जहन में इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाना उसका हक है, उसका अधिकार है, क्योंकि संविधान खतरे में है। आज इस तरह की चीजों का बात एजेंसियों की गड़बड़ी नहीं है, एजेंसियों के अंदर जो जिसके तहत एजेंसियां चल रही है वो किस तरह की सोच रखता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अनेकों एग्जाम्पल है कि चुनाव होता है, क्या जरूरत होती है कि छत्तीसगढ़ में आपके छापे पड़ने लगते हैं, फिर मनीष सिसोदिया की बात हुई, अदालत में बोला जाता है कि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं, अचानक एविडेंस आ जाते उनको अंदर कर दिया जाता है। छगन भुजबल अनेकों ऐसे सांसद गिनाने लगूंगा तो 1 घंटे कम हो जाएंगे, किसी के ऊपर 300 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, धुला हो जाता है। तो ये कौन सी मशीनरी है, कौन सी वॉशिंग मशीन है कि भाजपा के पहले जांच करती है एजेंसी और भाजपा में शामिल होने के बाद जांच नहीं करती? अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगे और आज भी नहीं उठाएगा तो हमारे तो चला जा रहा है, फिर हमें कोई आवाज जो पुराने की तरफ है उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जयबीर सिंह जी, ठीक है पवन जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है जयबीर सिंह जी, सांसदों को निलंबित करते कोई अपनी बात नहीं कह रहा, मतलब ये तो
हद हो गई है, मतलब परंपरा हो गई तानाशाही। ठीक है जयवीर सिंह जी, इसका जो कानूनी पहलू है वो हम समझना चाहेंगे आपसे, चूंकि आम लोग जो है वो बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि भाई समन भेजा जा रहा है, उसका जवाब तो आप मतलब पेश नहीं हो रहे, बस जवाब दे रहे हैं। और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो कई सारे समन भेजे जा चुके हैं, वो भी अभी तक पेश नहीं हुए। वहां पर तो इस तरह की कल परसों 2 दिन से ऐसी खबरें चल रही थी कि वो अपनी अहलिया को यानी अपनी बीवी को जो है चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। फिर वहां पर जो है वो जो विधायक दल की बैठक थी, जो बाकी लोग थे दूसरी पार्टियों के, उनके साथ भी बैठक हुई, फिर फैसला हुआ कि नहीं आप इस्तीफा नहीं देंगे, आप ही रहेंगे। उन तमाम खबरों को जो है फिर बताया गया कि नहीं वो कहीं नहीं जा रहे, चीफ मिनिस्टर वही रहेंगे, मगर जवाब जो है वो नहीं दे रहे, वो भी पेश नहीं हो रहे, खाली जवाब लिख करके कई बार कल एक बंद लिफाफे में भेजा उन्होंने, मतलब चीफ मिनिस्टर हाउस से जो है वो बंद लिफाफा भी गया ईडी दफ्तर। तो बहरहाल ये तमाम चीजें चल रही हैं, मगर एक आदमी कंफ्यूज है, आम आदमी, वो जानना चाहता है कि जब ईडी समन भेजती है तो क्या कुछ कानूनी पहलू हैं, उसके कितने दिन में जो है पेश होना जरूरी है, या कितने मिनिमम कितने जो है वो उसके पास समन आ जाए तब जो है वो सामने वाले को पेश होना पड़ेगा, या चीफ मिनिस्टर होने के नाते जो एक विशेषाधिकार होता है उसका फायदा उठाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं मुंसिफ टीवी के सभी दर्शकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू को उठाया है जी। खुर्शीद साहब, आप वाकई एक अच्छे मुद्दे पर आज आप चर्चा कर रहे हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ। सबसे पहले हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है जी। यदि ये मुद्दा उठ रहा है, यदि ये इशू आज डिस्कशन में है कि ईडी और सीबीआई के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कोई बात तो जरूर है। अब आप ये देखिए, मोटे तौर पर यदि ये कहा जाए कि के कविता केसी राव की जो बेटी है उनके ऊपर ही क्यों उठा, अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही क्यों उठा, हेमंत सोरेन के ऊपर ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि कुछ तो है, दाल में कुछ काला तो है, कुछ तो है। हाँ। यदि ये बातें आती हैं। हाँ। अब मैं जाता हूँ इसके थोड़ा लीगल पहलू इसका समझना बड़ा जरूरी है जी। एक पीछे जजमेंट आई थी विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2022 में। हाँ। उसमें यदि प्राइम फेसी यदि ये देखा जाए कि क्राइम हुआ है तो उसमें उसको बेल नहीं दी जा सकती। अब ये ट्रायल चलेगा, उसके बाद में वो जेल में रहता है और बाद में वो बरी हो जाता है जी। तो उसके लिए हु विल बी रेस्पॉन्सिबल, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के बाद में ईडी को जाता है मैटर, कोई भी डायरेक्ट ईडी नहीं करती है जी। पहले कोई क्राइम हुआ हो उसके बाद वो ईडी और सीबीआई पे जाता है। अब जब ईडी के पास वो मैटर आ जाता है, मान लिया आप अरविंद केजरीवाल का ही लें, जो ये अभी जो लीकर के ऊपर जो केस बना हुआ है, अभी वो केस तो डिसाइड हुआ नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि वो केस अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि उसमें मुलजिम कौन है, उनको सजा हो या ना हो, या सजा होगी या नहीं होगी। जब उनको सजा ही ना हो मान लिया तो इनको ईडी में बुला करके और जेल में डाल दो, तब कहां का इंसाफ हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो यूपीए हुकूमत के दौरान कोलगेट की बात हुई थी और जो मतलब टेलीकॉम घोटाले की बात हुई थी, जैसा उसका हश्र हुआ वैसा ही कुछ ये खिचड़ी पक रही है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि उसको जेल में रहना पड़ा 2 साल 4 साल 2.5 साल 6 साल, उसके बाद वो बरी हो जाता है, तब क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। उसका वो जिम्मेदार कौन होगा? उसका क्या वो समय लौटाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। जजों की बेंच ने अच्छा, कन्विक्शन रेट की अगर हम बात करें, जो भी ईडी के जरिए केस जो है वो या अलग अलग एजेंसीज के जरिए जो केस बड़े लीडर्स के खिलाफ हुए थे, जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। प्रोसीड ऑफ क्राइम बोलते हैं जी। तो वो बहुत और एजेंसी से केस आता है। हाँ, मगर जो कन्विक्शन रेट है वो 4% के आसपास है, तो इसलिए शायद सवाल ज्यादा उठते हैं। यासिर जिलानी साहब, ईडी ने ही एक डेटा जो है वो एक जारी किया था कुछ दिन पहले, और उसमें बताया गया था कि यूपीए के दौरान जो बड़े केसेस थे, बड़े लीडर्स के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे उस दौरान, वो तकरीबन 26 थे, तकरीबन क्या 26 ही उनकी तादाद थी, और 14 जो थे वो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के खिलाफ थे, जबकि 12 जो हुकूमत में थे, जो पार्टी मतलब जो यानी या तो वजीर थे या फिर जो है वो मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके खिलाफ, यानी 12-14 का रेशो था। मगर अभी एनडीए के दौरान 121 लोगों के ऊपर, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, अलग अलग सूबों के वो लीडर्स हैं, 121 लीडर्स के ऊपर मुकदमे या फिर जो है एक्शन लिया गया ईडी की तरफ से। 115 विपक्ष के हैं, सिर्फ 6 पक्ष के हैं।
तो फिर ये सवाल उठते हैं, मतलब ये लोग सवाल करते हैं कि भाई अगर ये रेशो है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? चूंकि आज अरविंद केजरीवाल ने भी ये खुद कहा है कि बीजेपी की तरफ से इशारा होता है, बीजेपी मुझे असल में गिरफ्तार करवाना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है, वो नहीं चाहती कि मैं जो आम इंतखाबात होने वाले 2024 के, मैं उसके लिए चुनाव प्रचार करूं या मैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊं। देखिए खुर्शीद भाई, आपने जो अभी आंकड़े पेश किए हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो लोग शुचिता और नैतिकता के आधार पे पॉलिटिक्स में आए थे जी, जिन लोगों ने ये वायदा किया था कि मैं बदलाव की राजनीति के लिए आ रहा हूं, मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूं कि मैं सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे घर बड़ा नहीं चाहिए, छोटा घर चाहिए, छोटे घर में रह लूंगा, बड़ी बड़ी सुरक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल चलते हैं। शीश महल बनाया जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उसमें भी जांच जारी है। तो आप शुचिता नैतिकता के आधार पे जो लोग आए थे वही तो आज घेरे में है। उन्हीं की संख्या इसीलिए ज्यादा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। वो तो आए थे बदलाव के लिए, लेकिन उन्होंने वो चमक दमक देख के पॉलिटिक्स का उनको लगा कि सब कुछ अब उनके लिए उनके पास हो जाना चाहिए, इसलिए आज वो उनसे सवाल खड़ा होता है। उनके नंबर ज्यादा है। आप यूपीए सरकार आपने तो बहुत नजदीक से कवर किया है, बताइए उसके कितने मंत्री और कितने नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे? आपने कवर किया लगातार, मैंने आपको देखा है, आपको फॉलो किया है। हम यहाँ पे किसी तरह का एक आकलन निकाल सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन पे आने के बाद हमें सोचना पड़ेगा कि इनके केस में जो ऑफिसर है, जो अप्रूवर बने, सी अरविंद कौन है? इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सी अरविंद ने क्या कोर्ट को बयान दिया है, इस पे चर्चा करेंगे क्या? आप क्या समझते हैं कि ये लोग धुरंधर नहीं है? ये कानून के सारे जो बड़े इनके पास हथियार है, बड़े नाम है, ये इनके इर्द गिर्द घूमते हैं। इन्होंने एक अभी राज्यसभा में एमपी बना दिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो कानून के बहुत बड़े जानकार, इनके केस को लगातार देखते हैं। क्या इनको बचा नहीं लेते? इन्हें बेल नहीं मिल जाती अगर ये बेकसूर होते तो? आज इन्हें बेल, सुप्रीम कोर्ट तक से इनकी बेल क्यों रिजेक्ट हो गई? क्या वहां जज जो बैठे हुए हैं उनको मैनेज किया जा सकता? अगर ये बात ये कह रहे हैं तो ये संविधान पे सवाल उठा रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर हो सकती। मैं एक बात कह रहा हूं, ये क्या है कि आप अगर एक तरफा सोचेंगे, हमने देखा है अभी हमारी जो बहन प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, वो कह रही थी कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। एमसीडी में बहन जी, आपको दिल्ली की जनता ने चुनाव इसलिए जिताया कि आपने वायदा किया था ये जो लैंडफिल साइट है ना, दोनों, मेरे पास वीडियो है, एक नहीं कई वीडियो में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि 3 महीने के अंदर फुटबॉल ग्राउंड बना देंगे। फुटबॉल ग्राउंड की तो बात छोड़ दीजिए, जो लैंडफिल साइट का साइज था आज वो भी डबल हो गया है। आज ही एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है, हमने उसमें कोई मॉफ नहीं किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं बना के कर रही है, ये सच्चाई है। आपने मोहल्ला क्लिनिक में एक नंबर पे 150 लोगों का रजिस्टर कराया, ये नैतिकता और शुचिता राजनीति की बदलने आए थे? किस तरीके के घोटाला जो आज एलजी साहब ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए सिफारिश करी है, उसमें खुर्शीद भाई एक एक नंबर पे 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये कौन सी राजनीति है? ट्रांसपेरेंसी आपने कही थी, तो आपने कहा था बदलाव लाएंगे, आपने कहा था दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, आपने कहा था कि दिल्ली को हम ऐसा कर देंगे कि दुनिया के लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली को देखेंगे। और आज आपके सारे के सारे वो नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और बड़े बड़े वकील उनके साथ खड़े हुए हैं कोर्ट में, बेल कोई नहीं दे पा रहा है, बेल कोई नहीं ले पा रहा है। ये हालत है। आप ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है अरविंद केजरीवाल का, उसको उन्हें बंद करना चाहिए। जैसे आज वीडियो डिलीट किया है, वैसे ये ड्रामा। जयबीर जी कुछ कहना चाह रहे थे? जयबीर सिंह जी। जी जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। एक्चुअली पीएमएलए में बेल नहीं हो सकती, ये कानून ही ऐसा बना। और जो इसमें जजमेंट आई थी ना 3 जजों की बेंच की, उसमें बड़ा क्लियर है, प्राइमा फेसी यदि है तो उसमें बेल नहीं मिल सकती। यही तो मैं कह रहा हूं। किस वाले नैतिकता की बात है, देखो आज आतिशी जी ने भी यही कहा है कि जो पीएमएलए जो है, हाँ, किस वाले उसमें आपने किस एक मिनट मुझे बोलने दे जरा, मैं थोड़ा करे जाएगी मेरी बात। नहीं हो सकती है तो फिर अरविंद केजरीवाल के लोगों ने बेल क्यों अप्लाई करी सुप्रीम कोर्ट तक? चाहे वो संजय सिंह के मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में। नहीं, देखो ईडी में जो विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट आई है 3 जजों की बेंच की, उसमें बड़ा क्लियर है
अब इसमें होना ये चाहिए, या तो 5 जजों की बेंच चुनाए इसको, क्या इसमें बेल दी जाए ना दी जाए। आप दोनों ही वकील हैं, देखिए आप दोनों ही वकील हैं, आप दोनों ही अपनी एक एक करके बात रखें, क्योंकि यासिर जिलानी साहब भी वकील हैं। हाँ, आप भी वकील। जी जी। क्राइम में जब ईडी में जाएंगे, हाँ, और फिर उसके बाद वो बेल उसमें नहीं मिल सकती यदि उसमें अरेस्ट कर लेते हैं। हाँ, असल में आज आतिशी ने भी यही कहा है, जो वजीर हैं, काबीना वजीर है, उनका भी यही कहना था कि जो पीएमएलए है, ये जो कानून है, ये मतलब ये इसलिए बनाया गया था ताकि नारकोटिक्स और जो टेररिस्ट फंडिंग है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके, मगर हुकूमत जो है इसका इस्तेमाल वो अपोजिशन पार्टीज के लिए कर रही है। ये बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया। हाँ। और दूसरा ये कि यदि नैतिकता की बात की जाए तो नैतिकता का जवाब नैतिकता के आधार पर दिया जाए। पब्लिक तरीके से धन अर्जित करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वो सामने है ना। शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, ये आप इसको मानते कि नहीं मानते, वकील साहब से पूछिए। शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? एक शराब से दूसरी शराब। बहुत अच्छा सवाल है इनका। शराब घोटाला हुआ नहीं हुआ, इस केस को डिसाइड नहीं हुआ, ये बताइए। अभी नहीं बता सकते ना, चूंकि मामला कोर्ट में है। देखिए ना यासिर साहब, यासिर जिलानी साहब, मामला तो कोर्ट में है, तो फैसला जो है वो जाहिर तौर पर वो अभी वक्त लगेगा, अभी तो वो उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ट्रायल चला हुआ उसका, ट्रायल चला हुआ, ट्रायल चला हुआ, वो डिसाइड हो जाए उसके बाद। बिल्कुल ठीक है मीनाक्षी जी, मीनाक्षी बात रखी जाए, जो एक्सपर्ट आ रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, वो तो उसमें तर्क होना चाहिए। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं कुछ लीडर्स के बयान आपको पढ़ करके सुनाता हूं। अनुराग ठाकुर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल, वो कह रहे हैं कि सियासत में आने से पहले मतलब ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, लेकिन आज उनकी पहचान जो है वो करप्ट बेईमान के तौर पर हो गई है। ठीक है साहब। सुधांशु त्रिवेदी हैं जो पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो है उसमें भी घपला हुआ है और एक एक दिन में 500 जो है वो मरीज को बताया गया है कि एक मोहल्ला क्लिनिक में, तो वो कैसे आ सकते हैं, सवाल उठाए, तो उसके ऊपर भी जो है बातचीत चल रही है। दूसरी बात, जनरल वीके सिंह हैं, एमओएस हैं, शराब घोटाले से केजरीवाल के तार भी जुड़े हुए हैं, तो हुकूमत भी और पार्टी भी वो दोनों ही हमलावर हैं। और 2012-13 की अगर बात मैं करूं तो उस वक्त ये होता था कि आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर उस वक्त नहीं थी, मगर अरविंद केजरीवाल, उनके जो जितने भी सारे लोग थे आसपास के, वो जब भी किसी वजीर पर इल्जाम लगाते थे, यूपीए गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर पर इल्जाम लगाते थे, तो फौरन उसका इस्तीफा मांगते थे। तो क्या वक्त के साथ ये पॉलिसी बदल गई है आम आदमी पार्टी की? क्योंकि उस वक्त पहले इल्जाम लगता था और इल्जाम लगाने के फौरन बाद ही जो है वो इस्तीफा मांग लिया जाता था। आज भी आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अलग अलग लीडर्स के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, अगर वो इस्तीफा मांगते हैं तो फिर उनके ऊपर सवाल क्यों? देखिए खुशी जी, हम ईमानदार थे, हैं और हमेशा रहे जी। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके हमने पार्टी में आए और हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ काम हमेशा किया है और हमेशा करेंगे। और इसके सबसे बड़ी घबराहट इनके पास सबसे बड़ी ये थी कि देखिए, जो एसीबी के एग्जाम की एजेंसी हुआ करती थी कांग्रेस के समय में दिल्ली सरकार के पास, लेकिन जैसे ही ये सरकार में आए बीजेपी, और उन्होंने हमसे वो एसीबी छीन लिया, क्योंकि इनको बहुत बड़ा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके जितने भ्रष्टाचार है वो उजागर हो जाए। तो उन्होंने सबसे पहले काम ये है कि हमसे एसीबी छीन लिया। दूसरी चीज ये है कि अभी आप कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक की, देखिए जो इनके जो नेता हैं उनको तो झूठ बोलने की आदत है, लेकिन हाँ अभी मोहल्ला क्लिनिक के जब उस पर खुद सौरभ भारद्वाज जी ने पीसी की थी और उनके पास शिकायतें आई थी, और उसमें उन्होंने खुद कहा था कि हाँ कुछ शिकायतें आ रही हैं जिसमें इस तरीके की शिकायतें थी कि वहां पर डॉक्टर टाइम्स नहीं आ रहे हैं और जो अटेंडेंस है वो गलत लगाई जा रही है। हाँ। तो उसके अंदर खुद उन्होंने 26 कर्मचारियों को निकालने की बात कही थी। हाँ। तो ये तो खुद ना कहे, जहां हम खुद ही उसको संज्ञान में ले रहे हैं, अनियमितता कहीं हो रही है तो हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं, वहां पर एक्शन भी ले रहे हैं, तो ये तो खैर कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कहीं पे भी गलत हो, कहीं पे भी भ्रष्टाचार हो जी। तो सुधांशु जी क्या कहते हैं, अनुराग जी क्या कहते हैं, देखिए वो तो अपोजिशन के प्रवक्ता हैं, वो तो सिर्फ अपनी बात रखेंगे, उनको सिवाय आम आदमी पार्टी को गाली देने के अलावा उनको एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जो हम काम कर चुके हैं, हम लोगों के दिलों में बस चुके हैं, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं, जनता को सर आंखों पर बैठा के रखी हुई है। हाँ। इनको पता है कि चुनाव लड़कर तो अच्छा, ठीक है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो। इससे पहले मैं पवन जी आपके पास आऊं, मैं एक बार फिर यासिर जिलानी जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए बहुत सारी बातें इन्होंने कही मीनाक्षी जी ने, वो ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो असल में कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी से ज्यादा डरती है, क्योंकि कांग्रेस से अगर दिल्ली की हुकूमत गई तो वो बीजेपी के पास नहीं गई बल्कि आम आदमी के पास चली गई। अगर पंजाब की हुकूमत कांग्रेस से छीनी तो वो
बीजेपी के पास ना जाकर के बल्कि आम आदमी के पास चली गई। इसी तरीके से हमने देखा कि जो है वो गुजरात में भी कई सारी सीट्स जो है वो शायद 5 सीटें जो है जीती उसने। तो कहीं ना कहीं अगर डर है तो वो अब बीजेपी को वो डर लगने लग गया है आम आदमी पार्टी से। मीनाक्षी जी इस बात को कह रही हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या मतलब जो है इसका सियासी एंगल क्या माना जाए कि बीजेपी जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उसको कहा जाता है, उसके इतने वर्कर्स हैं, रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं और इतने सारे स्टेट्स में उसकी हुकूमत है, मरकज में हुकूमत है, वो आम आदमी से डर रही है, या इसका मतलब चूंकि पॉलिटिकल एंगल तो जरूर है इसके अंदर, बिना सियासत के इस देश में कुछ नहीं होता। खुर्शीद भाई, आपके तार्किक सवाल हैं और बहुत तीखे सवाल भी आप करने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है। हम जो चुनाव हम एक बार ही लड़ते हैं, चुनाव का रिजल्ट आता है, चाहे हमारे पक्ष में आए या नहीं आए, हम चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन से ही उस राज्य में या उस जिले में जो हमारी सीटें होती है वहां पे हमारे कार्यकर्ता काम में जुट जाते। हम लोकसभा की तैयारी पिछले 6 महीने से हमने करनी शुरू कर दी। हमने विधानसभा के वक्त से ही लोकसभा की तैयारी हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पे पहुंच के लोगों से उनकी राय मशवरा करना शुरू कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड होने की वजह से किसी से कोई नहीं डरती है। और जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जिसके मुखिया हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, वो जो कार्यक्रम बनाते हैं अपना कर्तव्य मान के जमीन पे तमाम 140 करोड़ लोगों के लिए क्रियान्वित करते हैं कर्तव्य मान के। इसलिए हमें यकीन है अपने नेतृत्व पे, अपने कार्यकर्ता होने पे। और हमारे यहाँ एक पद्धति और है, मैं भी कार्यकर्ता हूं और मेरे प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता हैं। वो उसी शिद्दत से चुनाव के लिए उतरते हैं जिस शिद्दत से हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए डरने का कोई मतलब नहीं बनता है। और हम क्यों डरे, हमारा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस। नहीं, चूंकि वो तो 2 स्टेट छीने हैं ना साहब, 2 स्टेट अगर बीजेपी जीत जाती, क्योंकि वो कांग्रेस के हारने के बाद क्या होता है, ज्यादातर जगहों पर तो यही है ना कि कांग्रेस नहीं है तो फिर बीजेपी नहीं। अच्छा, मैं आम आदमी पार्टी पे आ रहा हूं ना। आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीती। आज पंजाब के हालात ऐसे हैं कि आपसे बयान मैं कर सकता हूं। आप जानते हैं कि आज वहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे 2 मिनिस्टर 3 एमएलए इनके रंगे हाथ पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार के इल्जाम में। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पंजाब में। इनके 15 दिन के कार्यकाल में इनका वित्त मंत्री पकड़ लिया जाता है भ्रष्टाचार के इल्जाम में। भारतीय जनता पार्टी ने उसे पकड़वाया, इनकी अपनी पुलिस, अपना एसीबी, अपना सब कुछ, लेकिन इनका मंत्री पकड़ा जाता है। इनके दिल्ली में अब तक 48 एमएलओ के ऊपर हीनियस क्राइम के केसेस। मैं ये इसलिए कि ये डाटा अवेलेबल है। तो अगर आपने जो शुचिता और नैतिकता आधार बनाई थी पॉलिटिक्स में, आपके जो अच्छे लोग थे जिनको लेके आप अन्ना आंदोलन में चले थे, जिनको लेके आपने कहा था कि हम बहुत बड़ा हिंदुस्तान में बदलाव करेंगे, उनको आपने निकाल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है। आप बताइए, अभी हमारी बहन ने एक बात और कही है, मैं उसका भी जवाब दे दूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे थे कि हम लोग ईमानदार हैं। आप अगर ईमानदार होते तो जो लोग आपके साथी थे आपने उनको शुरू से ही छोड़ दिया, शुरू से उनको निकाल दिया। बड़े बड़े नाम है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, जिन्होंने आपको बड़ा किया, खड़ा किया। और आपका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके झूठ का कि आपने 5 बड़े भारत के नेताओं के ऊपर इल्जाम लगाया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लाए और आपने अरविंद केजरीवाल ने वहां माफी मांगी है कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि वो झूठ के आधार पे इल्जाम लगाया। तो ये जनता जानने लगी, जनता समझने लगी है आपका चाल, चरित्र और चेहरा। अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। ठीक है पवन पटेल जी, जब 5 सूबों में इंतखाबात हो रहे थे, असेंबली इंतखाबात, तो हमने देखा था राजस्थान में जो पार्टी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उनके घर पर भी जो है वो छापे पड़े थे। और भूपेश बघेल जो है उनके यहाँ, उनके ऊपर भी जो है बहुत सारे इल्जाम लगे। ड्राइवर के जरिए एक बयान आया, उसके बाद जो है हालांकि इलेक्शन जब खत्म हो गए वो भी जो है मामला जो है रफा दफा हो गया। के कविता का नाम भी उछला। ऐसी भी खबरें थी उससे पहले कि भाई के कविता और जो बीआरएस है उसके ऊपर कुछ, चूंकि पहले टीआरएस को बीआरएस बनाया गया और के कविता जो है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पूरे मुल्क में उस पार्टी को आगे बढ़ाएं, मगर उसके बाद उनका दायरा महदूद कर दिया गया, वो वहीं पर वापस चली गई। तो कहीं ना कहीं वही बात होगी फिर कि सियासत अब क्या, ये जो अभी मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, चूंकि कुछ दिन पहले ये खबरें आई थी कि जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, जो
बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, ये इंडिया अलायंस जो है उससे अलग हो सकते हैं, इंडिया ब्लॉक से अलग हो सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका सीधा असर जो इंडिया ब्लॉक है उसके ऊपर क्या पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, उसके ऊपर मुझे तो नहीं लगता कि कोई असर पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिश जरूर जारी कर रही है कि उस गठबंधन को कमजोर किया जाए, कुछ लोगों को तोड़ा जाए, लेकिन अब जो सर के ऊपर पानी हो चुका है, अगर किसी भी व्यक्ति का पार्टी से हट के बात हो गई, आज कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं रह गई है। आज जिस टाइप का माहौल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, अगर उसका विश्वास एक व्यक्ति का संविधान में है, देश में है, तो आज भारतीय जनता पार्टी की जैसी इस टाइप की गलत नीतियां उनका समर्थन नहीं करेगा। उससे विरोध करने के लिए गठबंधन के साथ खड़ा रहे, कितनी भी प्रताड़ना कर ले, लेकिन ये प्रताड़ना का अंत बहुत जल्द होने वाला है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चाल चरित्र और चेहरा, तो मेरे को तो लगता है पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है चाल चरित्र और चेहरे में भारतीय जनता पार्टी को महारत आती है, ट्विटर लेने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने झूठों का बोल करके लाए थे, जितने झूठे सपने इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाए थे, उन सपनों की बात कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं करता। नए नए चुनाव में नए नए जुटे, नए नए सबूत लेकर के आ जाते हैं। क्या हमारे देश के मोदी जी ने नहीं बोला था, एक इंटरनेशनल अवार्ड नारा किया था, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार। उस नारे की हकीकत आज तक ढूंढना चाह रहा, कहाँ है नारे की हकीकत, लेकिन नहीं बताने वाला कोई नहीं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। हमारा अन्नदाता के साथ मेहनत करता है तब जाके सब देश प्रदेश की जनता का पेट भरता है। 750 किसान इनके राजशाही खाट बांट के 750 किसान शहीद हो गए, उन्हीं को मोदी जी ने आतंकवादी बोला, फिर बोला। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लगा हाथ निकल जाएगा तो माफी मांगते हुए तीनों काले कानून वापस लेंगे। इस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल जिस मैकेनिज्म से चुनाव जीत रहे हैं, जिस दिन उस मैकेनिज्म का भंडाफोड़ होगा, हर व्यक्ति देखेगा कि कौन से मैकेनिज्म के कारण कौन सा ऐसा काम कर दिया आपने, सुनामी आ गई, कौन सा ऐसा गारंटी दे दी मोदी जी ने कि इतने ताबड़तोड़ जीतते जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में क्या किया, घोटालों की लंबी फहरिस्त है, सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र महाकाल यहाँ घोटाला किया, अपन जैसे घोटाले करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसका नाम बदल दिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अनेकों ऐसे काम किए, लेकिन मोदी है तो गारंटी है। अब वो गारंटी के पहले बात नहीं करता है। 2 मिनट पहले निवेदन, और यहाँ चुनाव के पहले 20 दिन पहले आ जाता है 10 तारीख आने वाली है, आपको वो कहीं नहीं दिख रहा है 10 तारीख आने वाली, 450 में सिलेंडर मिल रहा, तो चुनाव तक इनके जुमले रहते हैं। चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव टारगेट हो गया है और उसके हिसाब से नए पैकेज, नए जुमले। ठीक है यासिर जी, देखिए बहुत सारे सवाल इन्होंने उठाए हैं, मेरा भी एक सवाल है इसमें। हाँ, मैं भी एक सवाल कर लूं। दूसरी बात ये है, जो उनके सवाल हैं उनके अलावा मैं भी एक चीज जानना चाहता हूं। अक्सर ये बात होती है और पिछले कई वर्षों से ये बात हो रही है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जहां पर आने के बाद एक बार उसमें धुल जाए तो करप्शन फ्री हो जाता है सामने वाला। बहुत सारे नाम हैं, अजीत पवार भी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, ठीक है साहब, छगन भुजबल है, नारायण राणे हैं, तो मतलब, और ये 1-2 नाम नहीं है और एक स्टेट के नहीं है, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग सूबों के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जो आते हैं और वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। खुर्शीद भाई, देखिए, एक तो पटेल भाई बहुत उत्तेजित हो रहे थे, बहुत उत्साह में भी थे और बड़ा भाषण अच्छा दिया है। अब की बार 400 पार है पटेल साहब, मैं आपको अभी बता के जा रहा हूँ, फिर आपको डिबेट करूंगा। अब देखिए, आप बोल रहे थे, मैं चुप था, थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अब की बार 400 पार क्यों है? क्योंकि आपने ये सारे मुद्दे जो अभी गिनाए हैं पिछले 17 चुनावों में भारत के अंदर आपने इस्तेमाल किया। आपका मतलब कि पूरी विपक्ष पार्टी ने, और जनता ने भारत की उसको नकारा है। 2019 का चुनाव आपके सामने था, आप तमाम इन्हीं मुद्दों पे गए थे, जनता ने आपको नकार दिया, और 2024 में जनता आपको सुनने नहीं जा रही है। आप आज उन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं जो धर्म को, सनातन के ऊपर जिस तरीके से प्रहार पिछले 6 महीने से इंडी गठबंधन के लोगों ने किया, ये जनता देख रही है। आप एक एंगल इसको भी, बहुत बड़ा भारत का जो आस्था वाला देश है, ये बहुत बड़ा मायने रखने वाली बात है, और लोगों के दिमाग में है कि किन किन लोगों ने कैसी कैसी गालियां दी हैं, मच्छर और मेंढक और झिंगुर और पता नहीं क्या क्या कहा है उदयनिधि स्टालिन से लेके, चंद्रशेखर से लेके, और आज तेजस्वी यादव ने। इस पे आप लोग थोड़ा आकलन करिए, इसको आप समझने की कोशिश करिए। और जो सरकार ने, आप कह रहे हैं ना, जो कार्यक्रम सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में रखा है
उसको जमीन पे कर्तव्य मान के क्रियान्वित कर रहे, इसलिए जनता साथ है। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े कैसे महंगाई का बताइए ना, महंगाई कैसे कर दिया, पेट्रोल का रेट क्या है, 2 करोड़ रोजगार मिलते बताइए ना, मैं तो वही पूछना चाह रहा हूँ कि बताएं आप ना। अरे डेकोरम मेंटेन करिए थोड़ा। छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े सिफोलॉजिस्ट, बड़े बड़े जो पत्रकार महोदय थे, बैठ के कांग्रेस के समर्थन में बातें किया करते थे, लेकिन जब महिलाएं 12 बजे के बाद वोट डालने निकली है ना, तो जो गारंटी मोदी जी की थी उस पर विश्वास उन्होंने किया और वोट डाला, और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट बदल गया। मध्य प्रदेश में किसी ने नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जब 2 दिन पहले लोगों को ये लग गया तो लोगों ने बदलाव लाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उनको भी बहुत अच्छा, उनके कार्य को मैं सराहता हूं और उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग ये इस कार्य में लगे हुए, लेकिन जो मोदी जी की गारंटी है ना, उस पर लोग विश्वास करने लगे। आज मैं आप सिर्फ G20 की अगर एक परिदृश्य आप लाएंगे सामने अपने, जिस तरीके से पूरे भारत के वसुधैव कुटुंबकम को उन्होंने पूरे दुनिया के सामने रखा, कैसे लोगों को अपने अंदर हम वन अर्थ वन फैमिली के साथ उन्होंने जोड़ा है, ये दुनिया ने देखा है, ये पहले नहीं हुआ है। इसको मानिए आप, मुझे मालूम है आप विरोध करेंगे, विचारधारा आपकी अलग है, लेकिन जो काम अच्छे हुए हैं उस पर पटेल साहब आपको भी मोहर लगाना होगा। जो सरकारें पहले रही हैं, मैं तो बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी देश में हित में किए गए हर काम में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ में साथ में नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करती है उसके पीछे जो उसकी साजिश रहती है चुनाव में, उसमें साथ में नहीं हूँ मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, 1-to-1 जवाब दीजिए ना। क्या मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार की गारंटी नहीं दी थी? तो कोई और मोदी थे जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, उस गारंटी का क्या हुआ? कि आप अपोजिशन अगर इस तरह की ताकतवर होती, अपोजिशन में एका होता, यूनाइट होते अपोजिशन के लोग, अरे वही तो सवाल है ना यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, वो सवाल तो वही हो रहा है कि क्या 2024 के लिए इंडिया को, जो इंडिया ब्लॉक है, जो अलायंस है ये, उसको तोड़ने की जो है वो कोशिश की जा रही है, चूंकि अपोजिशन पार्टीज यही कह रही हैं। आज अखिलेश यादव का भी बयान आया कि ये जो ईडी के समन भेजे जा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये हुकूमत तो लगातार अपोजिशन को कमजोर करने के लिए ऐसा कर रही है। सवाल तो वही है ना कि कहीं जो सियासी पहलू है वही हम जानना चाह रहे हैं इसका, कि कहीं इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश तो नहीं है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अच्छा देखिए, मैं ईमानदारी से बात करता हूं खुर्शीद भाई, आप जानते हैं आज बंगाल से एक अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेता है, अध्यक्ष के बाद उनका नंबर आता है। उनका बयान आज आपने सुबह में सुना है? हाँ, वो इसलिए बयान दिया ना उन्होंने कि 2 दिन पहले ही जो है वो ममता बनर्जी बोल चुकी थी जो है हमें बहुत जरूरत नहीं है कांग्रेस की, तो आज उन्होंने बयान दे दिया। तो वो सब चल रहा है इनके बीच, वो चल रहा है इनके बीच। बीजेपी का क्या लेना देना इसमें? बीजेपी का क्या लेना देना? बिल्कुल ठीक। आरजेडी जेडीयू आपस में लड़ रही है, बीजेपी का क्या लेना देना? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के सपने देख रही है, बीजेपी का क्या लेना देना? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं, बीजेपी का क्या लेना देना? बीजेपी काम कर रही है जमीन, ठीक है, जो अब की बार 400 पार का नारा है उस पे वो काम कर रही है, जनता के काम कर रही है, जनमानस को साधने के लिए काम कर रही है, जनमानस उसको सुन रहा है, जनमानस उसको अपने दिलों में उतार रहा है उनके कार्यक्रमों में। मीनाक्षी जी आज आप ठीक है, मीनाक्षी जी ये भरोसा क्यों नहीं हो रहा, जांच एजेंसियों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? अरविंद केजरीवाल जो है वो तो मतलब अलग तरह की सियासत करने के लिए जो है पहचाने गए हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लोगों ने यकीन किया, दिल्ली में भी और पंजाब में भी और दूसरे सूबों के अंदर भी यकीन किया, और उनको कम से कम 2 सूबों में तो जो है वो मेजॉरिटी दी, और मेंबर पार्लियामेंट जो है वो भी है पंजाब से, राज्यसभा में भी है पार्टी के जो एमएलएज हैं उनकी बिना पर। तो वो एजेंसी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल तो पढ़े लिखे भी बहुत हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर चीज जानते हैं, कानूनी दांवपेच भी वो जानते हैं, सियासत भी समझ चुके हैं। चूंकि अब वो सियासी जो है वो, एक बार सोनिया गांधी ने कहा था कि सियासत करना बच्चों का खेल नहीं है, तो अब वैसा भी नहीं है, वो तो बहुत मंझे हुए जो है सियासतदान हो चुके हैं। तो क्यों वो भरोसा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल एक आम आदमी के जहन में है, वो पूछ रहा है कि भाई केजरीवाल जो है इतने मजबूत आदमी है, तो वजह क्या है, क्या गड़बड़ है? की रिश्तेदार पर आज सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, बहुत पहले से खड़े होते आए। खुद प्रधानमंत्री जी ने जब वो विपक्ष में हुआ करते थे अपने भाषणों में बहुत कहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सत्ता पक्ष द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे उच्च जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने भी अपने एक वक्तव्य में कहा था सीबीआई को तोता होता। तो ये आज पहली बार नहीं हुआ है, जब भी ईडी और सीबीआई का सत्ता ने दुरुपयोग किया है तो सवाल उठे हैं। और अभी आप रिसेंटली देखो छगन भुजबल जी की तो फाइल ही गायब हो गई। आप सोचिए जैसे बीजेपी में आएंगी फाइल ही गायब हो गई, केस ही खत्म हो गया।
ऐसा ये पहला केस है। अजित पवार जी हैं, तो देखिए उनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे। हाँ। प्रधानमंत्री जी एक हफ्ते पहले कहते हैं जी 70,000 का घोटाला हो गया, ये हो गया, हम छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं। एक हफ्ते बाद अजित पवार जी ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी, वो दूध से धुले हो जाते हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। एक बहुत लंबी फेहरिस्त हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिनके पीछे नहा धोकर पड़ी थी बीजेपी, वो बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें सीएम बना दिया गया। नारायण आर्य हैं, मुकुल रॉय हैं, पता नहीं कितनी लंबी फेहरिस्त है। हाँ। जो भाई आप पाप करो और बस धोना हो तो बीजेपी। आप वही कह रही हैं कि वो जो भी कुछ हो रहा है, जो समन आ रहे हैं, वो करप्शन की वजह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि प्रेशर की वजह से आ रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। बिल्कुल, ये राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से आ रहे हैं। जयवीर सिंह जी, अब ये आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि प्रोग्राम जो है वो अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कानूनी जो है वो रास्ते क्या क्या हैं अब चीफ मिनिस्टर के पास। वो मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में ही नहीं, बल्कि जो हेमंत सोरेन है, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी, उनके सामने अब कौन कौन से वो रास्ते हैं जिन्हें वो इख्तियार कर सकते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें। देखो, मैं इसमें जी बड़े खुले रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पीछे आई थी, वो एक रुकावट है बहुत बड़ी जी। इसको दो तरह से बदला जा सकता है, या तो पार्लियामेंट में जो सरकार है वो बिल लाए और उसको वो चेंज करे, या फिर 5 जजेज की बेंच आए, दोबारा से उसे रिव्यू करे उस जजमेंट को। उसमें बड़ा क्लियर है, यदि ईडी प्राइमा फेसी यदि वो आते हैं, उसमें किसी को लाते हैं, तो उसकी बेल में दिक्कत है, कोर्ट को बेल देने में प्रॉब्लम होती है। अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, इसी बात से डरे हुए हैं। क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रायल नीचे चला हुआ है। ट्रायल यदि वो आगे वो एक्यूज डिसाइड हो जाते हैं, यदि वो मुलजिम डिसाइड हो जाते हैं, तब उनको उसमें लाना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है इसमें। तो ईडी में यदि, जैसे फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, भी आपके क्वेश्चन क्या है, मुझे नहीं लगता ईडी को भी इस बात का, इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं, अदरवाइज भी यदि उन्होंने कहा कि वो पूछना क्या चाहते हैं, एक चीफ मिनिस्टर बिजी तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मिनिस्टर्स में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, बिल्कुल, तो उसको वो क्वेश्चन दे दिए जाए तो उसमें बुराई क्या है कि हम ये पूछना चाहें। अच्छा, क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि क्या, मैं वकील साहब, एक चीज और है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सुनवाई जो है वो ऑनलाइन हो जाए, मतलब जो है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, क्या मतलब उस तरह के, मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि आम लोगों के जहन में ये सवाल है। बिल्कुल वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने बार बार कहा है कि ऑनलाइन जितना ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि वो कोई सवाल जवाब करते भी हैं तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। हम रोजाना सुप्रीम कोर्ट में अपनी आर्गुमेंट करते हैं ऑनलाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि उसके बावजूद भी वो कहते हैं नहीं हमें तो अरेस्ट चाहिए, तो वो कंसर्न कोर्ट में जाए, वहां से वारंट लाए और अरेस्ट कर लें, ये एक रास्ता हो सकता है। जी जी, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन जी, मेरा निवेदन ये था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय से जो सवाल पूछे उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं पूछ रहा हूँ, क्या 2 करोड़ रोजगार देने की मोदी जी ने गारंटी नहीं दी थी जो फेल हो गई? वो कह रहे हैं कि इस मसले पर बात करेंगे किसी और दिन। मेरा निवेदन है कि देखिए ये कोई जीत नहीं है, ये 405 जो बोलते नहीं, तो क्या कारण है कि प्याज के रेट बढ़ते तो सरकार बदल जाती थी? अब महंगाई बढ़ाते जाओ फिर भी मोदी जी आएंगे, बेरोजगारी देते जाओ फिर भी मोदी जी आएंगे, किसान मरते जाएंगे फिर भी मोदी जी आएंगे। ये तो तानाशाही नहीं, तानाशाही कैसे हो सकती है? वोटर्स जो है, अगर वो चाह रहे हैं, इस देश की आवाम किसी लीडर को पसंद कर रही है। देखिए पवन जी, अभी एक बात आपको मेरा ख्याल के वो हजम करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। असल जो है वो हुकूमत बनाने वाली आम पब्लिक है, आम जनता है, उसको कन्विंस कीजिए, उसको कन्विंस कीजिए। जिसकी कन्विंस पावर जितनी ज्यादा होगी शायद उसको मौका मिलेगा। देखिए ये बहुत क्लियर सी बात है। मेरा आप सही बोल रहे हैं जी। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के पूरे प्रदेश से मैंने 2 बार यात्रा निकाली, और मैं आपके टीवी पर लाइव कहता हूँ कि अभी आप मध्य प्रदेश के 500 लोगों को फोन लगाइए, उन 500 लोगों में 400 लोग ना बोले कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, तो मैं डिबेट करना राजी छोड़ दूंगा। 4 लोग लाइव करिए, आप दिखाइए। तो मतलब गड़बड़ कहाँ हुई फिर? गड़बड़ कहाँ हुई? क्या ईवीएम का खेल जो है आप भी उठाएंगे, चूंकि दिग्विजय सिंह भी ये सवाल उठा चुके हैं? नहीं, आप बताइए ना। अच्छा ये बताइए, जहां पहले पेपर काउंटिंग हो रही है वहां कांग्रेस जीत रही है, जहां ईवीएम में वहां कांग्रेस। ठीक है, जिस ईवीएम के बैटरी बात असल में ठीक है, आपकी बात ठीक है, उसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, और ईवीएम के ऊपर भी किसी दिन हम जरूर जो है एपिसोड करेंगे। और मुझे लगता है कि जो कई बार इस मसले पर जो है, बल्कि विदेश में बैठ करके भी जो है इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है
ठीक है साहब, और यहां पर भी अलग अलग वक्त में इस तरह की बातें आती रहती हैं, तो जाहिर तौर पर संज्ञान लेना पड़ेगा चुनाव आयोग को, मगर उसके ऊपर हम जरूर किसी ना किसी दिन बात करेंगे। बात सीबीआई की हो रही है, बात जो है वो ईडी की हो रही है, बात एजेंसीज की हो रही है, और एजेंसीज के कामकाज के ऊपर सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं। 2014 के बाद से सवाल नहीं उठ रहे हैं। सवाल तो जब यूपीए की हुकूमत थी तब भी उठते थे साहब। तो पवन पटेल जी, क्या उस वक्त जो है सवाल नहीं उठे? क्या उस वक्त जो है वो, अगर आज प्रेशर रहता है इन एजेंसीज के ऊपर, क्या उस वक्त नहीं था? क्योंकि उस वक्त भी खुद सुप्रीम कोर्ट के क्या मतलब जो है वो क्या बयानात थे वो आपको पता है, क्या सीबीआई को कहा गया था वो भी आपको पता है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, तो फिर इतना हंगामा क्यों? अगर आपको समन भेजा गया, आप हाजिर हो जाइए, जवाब दे दीजिए, बात खत्म। अगर आप जो है वो, हाँ ये बात सही है, जयवीर सिंह जी का जो एक उन्होंने मतलब बात बताई वो ठीक है कि एक अड़चन है इसके अंदर कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो आसानी से बेल नहीं मिलेगी, वो एक इशू है। मगर किसी तरीके से जवाब देने की कोशिश तो कीजिए, बात तो कीजिए, खाली हंगामा नहीं होना। मेरा मतलब यह है कि सिर्फ हंगामा करने से काम नहीं चलने वाला। सिर्फ ये कह देना कि भाई वो जो पार्टी है, जो हुकूमत है, वो जो है वो गलत इस्तेमाल कर रही है, क्या अगर घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, क्या उसको कम करने की कोशिश नहीं है? फिर ये इसमें एक खुर्शीद भाई एक बात है जो बड़ी जरूरी है। पटेल साहब मैं एक मिनट लूंगा सर। हाँ पटेल साहब 1 मिनट लूंगा। पीछे क्या हुआ, तमिलनाडु में एक ईडी के ऑफिसर को अरेस्ट किया गया जी। वो रिश्वत मांग रहे थे और वहां की जो एजेंसी थी उन्होंने अरेस्ट किया। हाँ। और वो किसको उन्होंने नोटिस भेजा था? किसानों को जी। तो उसके बाद बावजूद उनको अरेस्ट किया गया। कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आखिर ईडी भी ऐसे काम क्यों कर रही है? बिल्कुल ठीक है। जब ऐसे सवाल आते हैं, दूसरा ये है कि जब किसी भी केस में क्या होता है, देखो बेल का क्या होता है, बेल किन्हीं कारणों से नहीं दी जाती, जैसे कि वो भाग जाएगा या एविडेंस को मिटाने की, अगर वो पावरफुल है तो मिटाने की कोशिश करेगा या उसे असरअंदाज कर सकता है। यस, वो भाग तो नहीं जाएगा। तो यदि ये इस तरह के लोग हैं कि भाग तो रहे नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन में इनको कोऑपरेट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में एजेंसी भी उनको देखे कि यदि वो बिजी हैं, कहीं पर वो आ नहीं सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन का प्रोविजन हो सकता है। ठीक है यासिर जिलानी जी, मैं सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। 10-20 सेकंड के अंदर कोशिश कीजिए कम से कम जवाब दे। ये जो एक दाग लगता है, देखिए साहब, सवाल उठते हैं, और सवाल मैंने पहले कहा कि ये अभी पहली बार नहीं उठ रहे, ये हमेशा से उठते रहे, किसी की भी हुकूमत रही हो, ये सवाल ना उठे। क्या रास्ते आपको लगता है वो हो सकते हैं? चूंकि एक बात ये भी आई है यहाँ पर कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो पूछताछ नहीं हो सकती, अगर मतलब उनको एतराज है? क्या कुछ रास्ते, मेरा मतलब ये है कि क्या निकाले जा सकते हैं, क्या कुछ जो है आप सजेशन दे सकते हैं यहाँ पर? मेरे से सवाल किया जी यासिर साहब। देखिए खुर्शीद भाई, एक दो चीजें आप समझिए। आज एक नैरेटिव मॉर्निंग से चलाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से और उनके समर्थकों ने चलाया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, तो उनको थोड़ी सुविधा देनी चाहिए। एक नैरेटिव चला कि वो तो अगर अंदर भी गए तो मुख्यमंत्री रहे। ये दोनों बहुत खतरनाक चीजें भारत के लोकतंत्र पे जो लोग विश्वास करते हैं। अरे यहाँ भारत ने देखा है मुख्यमंत्री और बड़े बड़े सुप्रीम लीडर को जेल जाते हो, किसी को, और कई मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा हुआ। कोई ये नई बात नहीं है, मुख्यमंत्री एक आम आदमी है, क्यों ऑनलाइन हो? आप अगर किसी चीज में इन्वॉल्व हैं और खास करके एक ऐसे अपराध में जिससे बहुत सारी जिंदगियां तबाह हुई। दिल्ली में औरतें सड़कों पे त्राहिमाम कर रही थी जब ये शराब घोटाला, और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे संगम विहार के इलाके में जिन औरतों ने धरना प्रदर्शन महीनों किया था कि उनके जवान बच्चे और उनके घर के मर्द शराब पी के डेथ हो गई, आपके एक बोतल से दूसरी बोतल। ठीक है, वो देखिए घोटाला, यहाँ पर घोटाले के ऊपर सवाल उठे हैं, शराब की दुकान वो पॉलिसी पर। यासिर साहब, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ आपसे, ये शराब का मामला जो है, ये आपके अंदर ईमानदारी है तो आप सामना करें। यासिर जिलानी साहब, शराब का मामला खाली दिल्ली का नहीं है, ठीक है, यहाँ पर उस पॉलिसी के ऊपर घपला हुआ होगा, उस पर जांच हो रही है, मगर ये मसला तो पूरे मुल्क का है। हुकूमत है जो है वो 24 घंटे दुकानें खोलने की, शराब की दुकान खोलने की बात हो रही है, तो पॉलिसी पूरे देश के लिए बननी चाहिए। क्यों कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री है, क्यों कहा जा रहा है कि वो कैसा नैरेटिव, वो अंदर जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे? आप इसका मतलब लोकतंत्र के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं? आप एक नया नैरेटिव लेके आना चाहते हैं? आपको जो कहा जाता है अर्बन नक्सल, इसमें कहीं पैसे का लेन देन हुआ नहीं हुआ, ये देखने वाली बात। ठीक है, अब उसके लिए जरूरी है कि वो पहले केस डिसाइड हो। मीनाक्षी जी, क्या फाइनल रिमार्क्स होंगे आपके? मीनाक्षी जी, कम से कम अल्फाज में क्या कहेंगी? ये जो भरोसा उठ गया है जांच एजेंसियों के ऊपर से, कैसे जो है ये कायम हो और पॉलिटिक्स ना हो? भाई ठीक है, मतलब जवाब, अगर कुछ बात
उठी है, कोई सवाल उठा है, जवाब तो देना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल अगर संजीदा सियासतदान है, उन्होंने अपनी इमेज वैसी बनाई है और वो हैं, तो फिर उनको जवाब देना चाहिए। देखिए खुशी जी, हमने हमेशा जांच में कोऑपरेट किया है। हमारे जितने भी नेताओं को कभी भी समन आया, उन्होंने जाकर पूरा जांच पड़ताल में पूरा सहयोग किया है। लेकिन 2 साल हो जाने के बावजूद भी, क्योंकि आप भी देख रहे हैं इसमें ना उनको सबूत मिले हैं ना कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई घोटाला। और आज पूरी मतलब दिल्ली क्या देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से तानाशाही से सरकार चलाई जा रही है और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को पता नहीं। एक दूसरी हुकूमत को यही कहता है कि तानाशाही रवैया है। टाइमिंग देखिए कि ये जो समन दिए गए हैं, इनका टाइमिंग देखिए कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ये जो दिए गए समन, इसका सिर्फ यही मोटिव है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है पवन जी, क्या फाइनल रिमार्क्स होंगे आपके, क्या कहना चाहेंगे? सीआईडी के ऊपर प्रश्न इसलिए उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से आया है, इस टाइप से कृत्य हुए, हर व्यक्ति जान रहा है कि जो सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, जिसको अपने मोदी जी अपने मुख से बोलते हैं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं है, इसको मैं बख्शूंगा नहीं, फिर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? ये प्रश्न तो हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। अगर उसका विश्वास संविधान में, उसका विश्वास मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में, तो हर व्यक्ति को पूछना चाहिए और इसका जवाब देंगे, इसका जवाब नहीं देंगे ये। लेकिन इस तरह की चीजों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में काबिज रहना चाहती है और उसी का दुरुपयोग करके फिर से बोल रही है 400 पार 500 पार की भी बोल सकती है। तानाशाही बोल दिया इन्होंने, लग गए होंगे मैकेनिज्म में 400 पार कैसे करना है, पूरी सेटिंग चालू हो गई होगी, काम कुछ किया नहीं। जयबीर सिंह जी, उनको नहीं किया। जयबीर सिंह जी, क्या फाइनल रिमार्क्स होंगे आपके? है कि ईडी को यदि जरूरत हो खुद जाकर भी पूछताछ कर ले, बुलाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और या ऑनलाइन भी कर ले, चलिए बहुत बहुत कोई बुराई नहीं है। और पूछताछ में अरविंद केजरीवाल या किसी को भी कॉपरेट तो करना चाहिए, बिल्कुल कॉपरेट करना चाहिए, सभी को कॉपरेट, जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब तो जाहिर तौर पर देना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम है और सिस्टम को सभी को फॉलो करना है। कानून जो है वो सबके ऊपर बराबर लागू होता है। जाहिर तौर पर यहां ये कहना भी जरूर होगा कि जो एजेंसियों के ऊपर, कामकाज के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे, हर हुकूमत में सवाल उठते रहे, वो काम करने का जो तौर तरीका है, शायद कुछ ना कुछ खामी है, कुछ ना कुछ गलती हो रही है। उस गलती को सुधारना भी बेहद जरूरी है। वो सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, उन एजेंसीज को खुद सुधारना पड़ेगा और गैर जानिबदाराना रवैया जो गैर जानिबदाराना रवैया होता है वही अपनाना पड़ेगा, यानी बिना भेदभाव के काम करना पड़ेगा। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।